आप सभी का डीडी न्यूज में आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भाजपा की नवीन टीम की पहली बैठक आज। चुनावी रणनीति के साथ संगठन पर होगा मंथन। संवैधानिक पद पर पीएम मोदी के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम की बनेगी रूपरेखा। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्रों का प्रदर्शन तेज। सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर बवाल। छात्रों से भिड़े जेएमएम कार्यकर्ता। भाजपा ने सोरेन सरकार पर बोला हमला। चवन्नी से रुपया बयान पर सियासी पारा हाई। मायावती ने अखिलेश यादव के बयान को बताया अमर्यादित और शर्मनाक। कहा जाट समाज से मांगे माफी। राला सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर सरकार का फोकस। गृह मंत्री अमित शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा की समीक्षा से जुड़ी उच्च स्तरीय बैठक की करेंगे अध्यक्षता। और पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत आज दूसरे दौर के अभियान की करेगा शुरुआत। ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से होगी भिड़ंत। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए जीत जरूरी। एक एक करके सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्तियों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद रांची में छात्रों का प्रदर्शन एक बार फिर जोर पकड़ता नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जलाने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई है। तो आपको बता दें कि पुतला फूंकने पर बवाल। रांची में लगातार तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रांची, गिरिडीह और हजारीबाग में ये झड़पों की तस्वीरें सामने आई है। पुतला फूंकने की कोशिश की गई छात्रों की तरफ से। हालांकि पहले भी ऐलान कर दिया गया था कि वो पुतला फूंकेंगे। सोरेन राहुल के पुतले फूंकने को लेकर के हंगामा हुआ। पुलिस की प्रदर्शनकारियों के साथ जो छात्र थे जो पुतला फूंकने के लिए मौजूद थे उनकी झड़प हुई पुलिस के साथ। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थकों और छात्रों के बीच भी टकराव की तस्वीरें देखने को मिली है। छात्रों का सोरेन सरकार पर यह सीधे सीधे हमला है। छात्रों का कहना है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हमारे साथ धोखा किया गया सोरेन सरकार की तरफ से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लंबे समय से जो छात्र हैं ये प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और सोरेन सरकार को आड़े हाथ ले रहे थे। और इस सब के बीच झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार ने जानबूझकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों को तैनात किया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि इन गुंडों ने लाठी डंडों से युवा प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। तो छात्रों से मारपीट पर भड़के हैं बाबूलाल मरांडी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से छात्र अपने आंदोलन और प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं सोरेन सरकार को घेरने के लिए, तो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। जेएमएम के गुंडों का हमला बेहद ही शर्मनाक बताया है बाबूलाल मरांडी ने। उन्होंने इसकी तीखे स्वरों में भर्त्सना की है। मास्क पहनकर लाठीचार्ज किया गया। जेएमएम के गुंडे, उन्होंने गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि ये लोग छात्रों पर बर्बरता करते हुए नजर आए। छल के बाद छात्रों का गुस्सा लाजमी है। उन्होंने ये कहा कि अगर छात्रों को ये लगता है कि सोरेन सरकार ने उनके साथ छल किया है, विश्वासघात किया है, तो फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आना लाजमी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अराजकता फैलाने की साफ तौर पर यहाँ कोशिश नजर आई है, जिसकी वजह से छात्र और भी अब भड़के हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में विरोध प्रकट करने का धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन ये सामान्यतया होते रहता है। और इन कार्यक्रमों के अगर सरकार विरोध करती है तो फिर पुलिस प्रशासन सड़कों पर आती है। और हम सब लोगों ने भी देखा है, क्या जानते हैं, पुतला का भी छीना झपटी होता है। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। दिखाई कौन पड़ रहे थे? सरकार के गुंडे दिखाई दे रहे थे, जेएमएम के गुंडे दिखाई पड़ रहे थे, वो भी लाठी और डंडे के साथ दिखाई पड़ रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चवन्नी से रुपया वाले बयान को लेकर
सियासी पारा और भी चढ़ गया है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। चवन्नी से रुपया, ये बयान अखिलेश यादव का आया, जिसको लेकर के अब मायावती भी तीखे स्वर में उनके इस बयान की आलोचना कर रही हैं। अखिलेश ने चौधरी चरण सिंह परिवार का अपमान किया है, ये बात मायावती ने कही। सपा की राजनीति संकीर्ण और जातिवादी आधारित है। जातिवाद पर केंद्रित राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। पीडीए को लेकर भी अखिलेश पर निशाना साधा है मायावती ने। तो पीडीए में पी कि हर बार अलग अलग तरह से व्याख्या की जाती है, यानी कि जब भी चुनाव होते हैं तो ये जो पी शब्द है ना, इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है, क्योंकि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी जो है वो वोट बैंक की राजनीति करती है। सपा ने गुंडा माफियाओं को संरक्षण दे रखा है, ये आरोप भी मायावती ने लगाया है समाजवादी पार्टी पर। सपा का सहयोगियों के प्रति रवैया जो है वो लगातार अविश्वसनीय ही रहा है, यानी कि मायावती अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देती हुई 1995 गेस्ट हाउस कांड का भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया है और राजनीतिक स्वार्थ के लिए गठबंधन करती है समाजवादी पार्टी। ये जो बयान अखिलेश यादव ने दिया उस पर मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और यूपी की जनता समाजवादी पार्टी से सावधान रहे, ये बात भी कही है। आगामी चुनाव से जोड़कर उन्होंने अपना यह बयान दिया और साफ तौर पर जनता को कहा कि सावधान रहने की जरूरत है। अखिलेश का बयान अमर्यादित और सीधे तौर पर शर्मनाक नजर आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पी शब्द की परिभाषा को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा कटाक्ष किया है। योगी ने कहा कि ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और पी का मतलब आज पिछड़ा तो कल पंडित तो वहीं आने वाले समय में पाकिस्तान भी बता सकते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। अखिलेश यादव के चवन्नी से रुपया वाले बयान पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने नाराजगी जताई। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना एबीसीडी हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को देख चुका हूं करीब से और मानता हूं ऐसा आचरण सिर्फ पतन ही लाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में बीएसएफ, एसएसबी, खुफिया एजेंसियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले अमित शाह ने सिलीगुड़ी में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। साथ ही विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नए भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। 3 दिवसीय दौरे में अमित शाह की सुरक्षा और पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर बैठकों को अहम माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान के बाद आज राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में 3 अहम बैठकें होंगी। आज दिन भर चलने वाली 3 अलग अलग बैठकों में नए पदाधिकारियों का परिचय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रमों के साथ अन्य संगठन विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहली बैठक सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। ये बैठक दोपहर 12 बजे तक चलेगी। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के सदस्यों का औपचारिक परिचय कराया जाएगा। दूसरी बैठक मोदी एट 25 कार्यक्रम को लेकर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर पार्टी की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर इस बैठक में चर्चा होगी। तीसरी बैठक शाम 6 बजे आयोजित होगी। इसमें नितिन नवीन के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। अगली खबर पंजाब से है। पंजाब में सरकार विरोधी स्वर एक बार फिर तेज हो गए हैं। इस बार राज्य की सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित डीए और डीआर के भुगतान का मामला
फिर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। पंजाब सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 31 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का समय है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। डीए की मांग को लेकर पंजाब के अलग अलग जिलों में कर्मचारियों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भुगतान में देरी उनके अधिकारों का उल्लंघन है और सरकार को लंबित डीए डीआर तत्काल जारी करना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का ये भी कहना है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से बाइकआउट करेंगे। जो सरकार 4.5 साल से मुलाजमों की एक भी बात सरकार ने नहीं मानी आज तक, उसके लिए धरने प्रदर्शन होते रहे। समय समय पर सरकार को मांग पत्र और सरकार से मीटिंगें होती रही। सरकार किसी भी मीटिंग का सही जवाब आज तक नहीं दे पाई। पंजाब के टोटल 52 डिपार्टमेंट जो हैं, उन्होंने जलंधर के अंदर जो धरना प्रदर्शन था, उस धरने प्रदर्शन के अंदर ये ओथ लिया है। जहां जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं वहां सारे मुलाजिम ये ओथ ले रहे हैं कि हम इस सरकार को जो है वो वोट नहीं डालेंगे। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। आपका बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स देशों के युवा मामलों के मंत्रियों की अहम बैठक होने वाली है। भारत इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी कर रहा है। इसके साथ ही कल ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की भी बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। इन दोनों महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कर रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इस कार्यक्रम के संचालन में हिस्सा ले रही हैं। युवा मंत्रालय के मुताबिक आज की बैठक में मुख्य रूप से शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और सतत विकास जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा का एजेंडा है। वहीं 23 तारीख को होने वाली बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के खेल मंत्री आपसी सहयोग और खेल कूटनीति बढ़ाने पर मंथन करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सिविल सेवा मेंस परीक्षा 2026 का आज दूसरा दिन है। दिल्ली समेत देश भर के परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा कल से शुरू हुई थी और 30 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान अगली परीक्षाएं 23, 29 और 30 को आयोजित की जाएंगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित हो रही है। अब बात मौसम की करते हैं, क्योंकि देश के कई हिस्सों में जारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने आज 17 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। उत्तराखंड के नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार, ऋषिकेश, चंपावत, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में बारिश और आंधी की चेतावनी है। पूर्वी भारत के कई राज्यों में भी मौसम को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ओलावृष्टि की आशंका है।
दिल्ली एनसीआर में आज तड़के से ही मौसम बदला हुआ है। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के शहरों में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। कई दिनों से उमस और गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को इससे बड़ी राहत मिली है। सुबह सुबह बारिश होने से दिल्ली एनसीआर में मौसम भी सुहावना हो गया। इसके उलट ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है और ग्रामीणों को खाने पीने की चीजों के साथ साथ पीने के साफ पानी की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और राहत की जरूरत बनी हुई है। बाढ़ से प्रभावित आम जनता ने अपनी आप बीती भी व्यक्त की है। सुनिए। पूरा गांव में पूरा पानी घुस गया। अभी घर घर में पानी भी है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए पानी नहीं है। पूरा मगरमच्छ भी आया गांव को, पूरा सबका भय है। मगरमच्छ किधर जाएंगे, क्या करेंगे वो भी मालूम नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं पा रहे हैं और खाना पीना के तो मुश्किल है और फिर उनका चूल्हा नहीं जल रहे है और बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर बहुत दुख में है यहाँ लोग। और इस तरह हाल में 17-18 जीपी पूरा पानी में है। राजकनिका में भी 8 और पट्टामुंडई में 15 जीपी और फिर म्यूनसिपल में 11 वार्ड और फिर राजनगर। इस तरह 70 जीपी हमारी केंद्रापड़ा जिला में पूरा बाढ़ में है और पानी में है और जनता की हालत बहुत बुरा हालत है यहाँ। नई दिल्ली में कल भारत और ब्रिटेन के बीच 25वीं रक्षा सलाहकार समूह की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और ब्रिटेन के रक्षा विभाग के स्थायी सचिव जेरेमी पॉकलिंगटन ने की। बैठक में दोनों देशों ने जारी रक्षा औद्योगिक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान भारत ब्रिटेन विजन 2035 और 10 वर्षीय रक्षा औद्योगिक रोडमैप के अनुसंधान व विकास सहयोग को बढ़ावा देने पर विशेष तौर पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए रक्षा सहयोग को और विस्तार देने पर सहमति जताई। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग की भी समीक्षा हुई। ब्रिटेन के रक्षा विभाग के स्थायी सचिव जेरेमी पॉकलिंगटन की इस पद पर रहते हुए भारत की ये पहली यात्रा थी। ये यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग और साझा हितों के मुद्दों पर संवाद की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। पश्चिमी एशिया में बढ़ते लगातार तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के खिलाफ कड़े आर्थिक कदम उठाने की चेतावनी के बाद तेहरान की ओर से ये प्रतिक्रिया दी गई है। ट्रंप ने उन देशों पर भी आर्थिक कार्रवाई की बात कही थी जो ईरान को किसी भी तरह की मदद या राहत दे रहे हैं। इसके जवाब पर ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि किसी भी नए खतरे का जवाब व्यापक और निर्णायक होगा। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान पर इतिहास की सबसे कड़ी वित्तीय पाबंदियां लगाने की योजना का ब्यौरा जल्द ही जारी किया जाएगा। खेल की खबरों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम शनिवार को वर्ल्ड कप के दूसरे दौर के अपने पहले मुकाबले में मेजबान और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स से भिड़ेगी। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को इस मुकाबले में हर हाल में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। टीम के लिए अब एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। अभिषेक ने वर्ल्ड कप में भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखा। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 बेहतरीन फील्ड गोल किए थे। वहीं कप्तान हरमनप्रीत सिंह टूर्नामेंट में शानदार लय में हैं। वो अब तक 5 गोल कर चुके हैं और फिलहाल टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला युगल वर्ग में भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की विश्व नंबर 1 ल्यू शेंगयुशु और टैन निंग की जोड़ी से होगा। बड़ी बात यह है कि भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पहले ही पदक पक्का कर लिया है। त्रिसा और गायत्री की जोड़ी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला डबल्स का पदक जीतने वाली भारत की सिर्फ दूसरी जोड़ी बन गई है। भारतीय बैडमिंटन में प्रतिभाओं की एक नई लहर देखने को मिल रही है। तन्वी शर्मा, अस्मिता चालीहा, अनमोल खरब और उन्नति हुड्डा जैसे युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रही हैं। वहीं पुरुष एकल में लक्ष्य सेन लगातार भारतीय चुनौती की अगुवाई कर रहे हैं। दिग्गज खिलाड़ियों की बनाई विरासत को अब नई पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। भारतीय बैडमिंटन के इस रोमांचक बदलाव पर देखिए हमारे सहयोगी संवाददाता मुकेश शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। भारतीय बैडमिंटन अब सिर्फ
कुछ स्थापित सितारों के दम पर आगे नहीं बढ़ रहा। एक नई पीढ़ी आत्मविश्वास, प्रतिभा और बड़े मंच पर खुद को साबित करने के विश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम बढ़ा रही है। तन्वी शर्मा, अस्मिता चालिहा, अनमोल खराब और उन्नति हुड्डा जैसी युवा खिलाड़ी भारतीय बैडमिंटन को एक नई पहचान दे रही हैं। महज 17 साल की तन्वी शर्मा ने हाल ही में ताइपे ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रचा। वो इस टूर्नामेंट की सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी। वहीं उन्नति हुड्डा ने भी ताइपे ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंचकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अस्मिता चालिहा भी महिला एकल में भारत की मजबूत होती चुनौती का एक अहम हिस्सा बनी। ये बदलाव सिर्फ महिला बैडमिंटन तक सीमित नहीं है। पुरुष एकल में भी युवा प्रतिभाओं की मजबूत फौज तैयार हो रही है, जिसमें आयुष शेट्टी सबसे उभरते हुए नामों में शामिल है। Especially Ayush Shetty beating the world number one. He has already proved that in the Asian Championships also. He has beaten at least 5-6 of the top 10 players already, and so he's right up there now. इस बदलाव की अगुवाई लक्ष्य सेन कर रहे हैं। लक्ष्य ने लगातार अपने जुझारूपन और संघर्ष की भावना से खुद को भारत के प्रमुख पुरुष एकल खिलाड़ियों में स्थापित किया है। 2026 ऑल इंग्लैंड के फाइनल तक पहुंचना भी उनके शानदार प्रदर्शन और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को दर्शाता है। बैडमिंटन के दिग्गजों ने जिस मजबूत नींव को तैयार किया, अब उसी विरासत को युवा खिलाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय बैडमिंटन में बदलाव की ये नई तस्वीर आने वाले वर्षों के लिए एक बेहद रोमांचक अध्याय की शुरुआत हो सकती है। एक समय ऐसा लग रहा था कि पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के बाद बैडमिंटन की बागडोर कौन संभालेगा, लेकिन जिस तरह से हालिया प्रदर्शन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने और युवा खिलाड़ियों ने खास तौर पे करके दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय कंटिजेंट की उम्मीद जगी है और नए और युवा खिलाड़ियों ने अपने आप को समय समय पर साबित करके ये सुनिश्चित कर दिया है कि भारत का जो परचम है वो लगातार बैडमिंटन कोर्ट पर इसी तरह लहराता रहेगा और बड़े टूर्नामेंट में भारत के ये युवा खिलाड़ी अपना नाम रोशन करते रहेंगे। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने जा रहे प्रतिभाशाली निशानेबाज अखिल श्योराण को उम्मीद है कि भले ही वो एशियन गेम्स के लिए टीम में ना हो, लेकिन भारतीय शूटिंग दल का प्रदर्शन पिछले रिकॉर्ड को तोड़ पाने में कामयाब रहेगा। तो इसके साथ ही उन्होंने अपनी तैयारी पर भी कहा कि उनका लक्ष्य इस साल होने वाली विश्व चैंपियनशिप में ओलंपिक कोटा हासिल करने का है। अखिल से इन तमाम विषयों पर बात की है डीडी न्यूज़ संवाददाता गौरव कुमार ने। तो आप इस दिलचस्प बातचीत को सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगले महीने एशियन गेम्स है, तो ऐसे में भारतीय शूटर्स की किस तरह की तैयारी है और क्या एक नया रूप जो है वो देखने को मिल सकता है, इस पर खास बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय निशानेबाज अखिल श्योराण खुद मौजूद हैं। अखिल, आप भले ही इस बार टीम में नहीं हैं एशियन गेम्स की, लेकिन जिस तरह का आपने खुद एशियन गेम्स, आप लास्ट टाइम गोल्ड मेडलिस्ट थे और एक एक्सपीरियंस आपको गेन करते हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरी टीम को और क्या एक हम उम्मीद कर सकते हैं इस बार टीम इंडिया से शूटिंग के में? शूटिंग गेम हमने हमेशा ही एशियन गेम्स में अच्छा किया है और हर साल उन्होंने अपने मेडल्स में जो है बेहतर किया ही है। मतलब जितने नंबर ऑफ़ मेडल लास्ट टाइम थे उससे बेहतर 1-2 या ज़्यादा नंबर से भी ऊपर ही लेके आते हैं। इस बार मैं ये कहना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जिस तरीके से इंडियन कॉन्टिजेंट ने पूरा प्रदर्शन किया था, इस बार और भी ज़्यादा उम्मीदें हैं। कर्णजीत सिंह शूटिंग रेंज में ना होकर के भोपाल में कैंप लग रहा है और रेंज का अगर जब जापान की परिस्थितियाँ होंगी वहाँ पे, तो कितना चैलेंजिंग ये एक विषय रहेगा? भोपाल की रेंज है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग ज़्यादा है यहाँ से, तो हमारी जो फेडरेशन है और बाकी गवर्नमेंट्स आई है तो उनका ये डिसीजन था कि हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में जाकर ट्रेनिंग करें। तो आई थिंक भोपाल में जाकर ट्रेनिंग करना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। अगला लक्ष्य क्या है? अभी मैं बहुत ही उत्सुकता से वर्ल्ड चैम्पियनशिप की लिस्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसमें किसका चयन होता है उसके इंतज़ार में है सभी का, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप 4 साल में एक बार होता है। एंड दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ी है जो कि है कि ओलंपिक LA 28 के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन राउंड शुरू होगा, जहाँ पे आपके पास चांस होगा कि आप कोटा जीत सकते हैं। आपको अर्जुन अवार्ड इस बार दिया जाएगा, तो किस तरह से ये जो पुरस्कार होते हैं वो कितनी अहमियत रखते हैं खिलाड़ी के लिए? जब ये अवार्ड की अनाउंसमेंट होती है, स्पेशली किसी खिलाड़ी के नाम के आगे ये जुड़ने की संभावना जुड़ जाती है, तो ऐसा लगता है कि आपकी जितनी भी आपने मेहनत की है, जितने भी आपने मेडल जीते हैं, जितने भी आपने अवार्ड्स जीते हैं या उपलब्धियां हासिल की हैं, उन सब का एक ये सम्मान है। उम्मीद करेंगे कि आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ज़रूर LA ओलंपिक के लिए
क्वालिफाई करें और उसका कट जो है वो हासिल करें। तो साफ तौर पर अखिल का यही मानना है कि जो भारतीय शूटर्स हैं उनकी जो तैयारी है एशियन गेम्स को लेकर के वो बहुत अच्छे तरीके से है, और इस कड़ी में जिस तरह से भोपाल रेंज में ये शूटर्स अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं उसको भी वो एक अच्छा कदम मानते हैं। साथ ही साथ अपने लिए इस बात को पुख्ता तौर पर कह रहे हैं कि उनकी नज़र जो है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे है, जहाँ पर कहीं ना कहीं एलो ओलंपिक का टिकट जो है वो दांव पर रहेगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।